Hello students, today we are going to study about pharmacology first, unit third topic cholinergic drugs. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। आज उन रिसेप्टर पे जिन ड्रग्स की बाइंडिंग होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कोलिनर्जिक ड्रग और कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स भी इनको बोलते हैं, कोलिनोमाइमेटिक भी बोलते हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन सा क्या नाम है, कैसे काम कर रहा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन नामों को याद करिए। कोलिनोमाइमेटिक, आप देख रहे हैं माइमेटिक माइमेटिक वर्ड बार बार यूज हो रहा है। माइमेटिक मीन्स माइम मीन्स मिमिक्री, मीन्स किसी भी चीज की कॉपी करना। ये हमारी जो ड्रग्स हैं ये कहलाती हैं कोलिनोमाइमेटिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब ये किसका कॉपी कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। Often called parasympathomimetic drug because their action mimics the action of the PSNS। जो इनका एक्शन है वो हमारे PSNS सिस्टम से मैच करता हुआ रहता है, ये उसकी मिमिक कर रहा है, इसलिए हम इसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, फिर PSNS मतलब पैरासिम्पैथोनेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड कोलिनोमाइमेटिक। कोलिनोमाइमेटिक क्यों? क्योंकि स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन सेम मैनर एज डज एसिटिल कोलिन। ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वैसे ही स्टिमुलेट करते हैं जैसे कि हमारा एसिटिल कोलिन करता है। क्योंकि ये एसिटिल कोलिन की कॉपी करते हैं इसीलिए इनको हमने कह दिया पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, में स्टिमुलेट कोलिनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली और स्लो एसिटाइलकोलिन मेटाबॉलिज्म एट साइनैप्स। मींस ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? या तो वो डायरेक्टली एक्ट कर जाते हैं एसिटाइलकोलिन के थ्रू या स्लोली एक्ट करते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के थ्रू। कहाँ पर? साइनैप्स पे। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर टू टाइप्स। ये दो तरीके के होते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं जो ड्रग के एक्शन को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन भी है कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं। Now, drug producing action similar to acetylcholine by interacting with cholinergic receptor or increasing availability of acetylcholine at these sites। अब हमने कहा ये एसिटिलकोलिन की कॉपी कर रहे हैं इस कैटेगरी के ड्रग, तो वो कॉपी किस तरीके से हो रही है, वो सेम एक्शन ये किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे एसिटिलकोलिन बाइंड होता था कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे वैसे ही ये भी इंटरैक्ट करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर से। फिर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या बाइंडिंग के बाद अपनी जगह बनाता था, उसके बाद अपनी अवेलेबिलिटी को शो करता था। ये क्या करती हैं? ये भी एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देती हैं और उनकी साइड पे इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो पहला इंटरैक्ट करती हैं, दूसरा उन एसिटिलकोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर ये सेम एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। नाउ क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तीन तरीके का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। बट इनडायरेक्ट एक्टिंग के टू पार्ट्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटिलकोलिनेस्टरेज। ठीक है, दो तरीके तो हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारी एसिटिलकोलिन, पिलोकार्पिन, कार्बेकोल, बेंथेनकोल ये सारी ड्रग्स आएंगी। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है, हर ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। इनडायरेक्ट एक्टिंग, इसमें इकोथियोफेट आएगा और इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल में नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, गैलेंटामाइन। जितने भी माइन करके आ रहे हैं ये सारे इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल में आएंगे। ये ध्यान में रख लीजिए कि जितने भी माइन करके आएंगे वो सारे इनडायरेक्ट रिवर्सिबल होंगे, इनहिबिटर्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। नाउ
एसिटिल कोलिन, सबसे पहली ड्रग एसिटिल कोलिन कहाँ की है? डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग में फर्स्ट पॉइंट है एसिटिल कोलिन, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये अपना एक्शन कहाँ शो कर रही हैं? दोनों रिसेप्टर पे शो करेंगी, क्योंकि ये क्या है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, दो रिसेप्टर इन्वॉल्व है, निकोटिनिक मस्करेनिक, तो जाहिर सी बात है ये जो ड्रग होगी ये दोनों रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें इनके एक्शन की मस्करेनिक रिसेप्टर पे। तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे बात करें तो हर्ट पे M2 रिसेप्टर जो होगा उसकी वजह से क्या क्या होगा? डिक्रीज इन रेट ऑफ डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पल्स जनरेट नहीं होंगी, इम्पल्स जनरेट नहीं होंगी, इम्पल्स कम जनरेट होंगी, उसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। अब ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा तो ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कार्डियक अरेस्ट के लिए, ठीक है। इम्पल्स जनरेशन रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कंडक्शन भी स्लो हो रहा है। अब आर्ट्रियल फाइबर्स, जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं आर्टरी में, आर्ट्रियल फाइबर्स, उनका क्या होगा? रिडक्शन इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो उनका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पल्स भी कम जनरेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में भी रिडक्शन हो जाएगा। डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है, लेस प्रोमिनेंट होता है ये। दूसरा ब्लड वेसल, हमें पता है M3 रिसेप्टर, हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था, मस्करैनिक M2 M1 M3 कहाँ पर लोकेशन होती है, तो उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ब्लड वेसल वहाँ पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो क्या काम करेंगे? कोलिनर्जिक इनर्वेशन इज लिमिटेड स्किन ऑफ फेस एंड नेक, मीन्स जो हमारे नर्व की सप्लाई होती है वो हमारी यहाँ पर कोलिनर्जिक नर्व की सप्लाई हमारी लिमिटेड होती है, कहाँ पर? स्किन ऑफ फेस एंड नेक, तो ज़्यादा एक्शन नहीं शो होता है। बट जो भी ब्लड वेसल हैं वहाँ पर M3 प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कॉज करते हैं? वेसोडाइलेशन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, वेसोडाइलेशन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, वेसोडाइलेशन मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल हैं उनको वेसो डायलेट कर देते हैं, मतलब उनको चौड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा बहुत तेजी से होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? फॉल इन बीपी एंड फ्लशिंग, बीपी लो हो जाएगा, फॉल इन बीपी, बीपी गिर जाएगा, और फ्लशिंग मीन्स रेडनेस ऑफ फेस, ये कॉज होगा। नाउ स्मूथ मसल, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ऑल आर कॉन्ट्रैक्टेड, सब में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टालिस एंड रिलीज रिलैक्स्ड स्फिंक्टर्स, ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टालिक, पेरिस्टालिक मूवमेंट आपको पता ही है, जो ऐसे लहरदार मूवमेंट होता है स्टमक में, हमने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा डायरिया कॉज होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज होते हैं। वाइडिंग ऑफ ब्लैडर, डायरिया हो रहा है मीन्स सब कुछ खाली हो रहा है, हम तो हमारा जो ब्लैडर है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं उसमें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, जिसकी वजह से डिस्पनिया, अटैक ऑफ अस्थमा मीन्स डिस्पनिया, अदमा की दिक्कत हो जाएगी, अटैक ऑफ अस्थमा के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ग्लैंड्स, M3 रिसेप्टर, इंक्रीज सिक्रीशन, जितना भी सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लैंड के थ्रू जितना भी सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, लाइक स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रीमेशन, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, जितना भी है स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रीमेशन, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा इनका सिक्रीशन। पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं, मीन्स कम इफेक्ट देखने को मिलता है। फिफ्थ आई, आई भी M3 रिसेप्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल सर्कुलर फाइबर्स ऑफ आइरिस, मीन्स कि जो मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस में क्या होता है? डिक्रीज साइज ऑफ पीपल, पीपल का साइज जो हमारी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो भी हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर है, इंट्राऑकुलर टेंशन है वो भी कम हो जाएगा। लिखा भी हो नीचे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन, इंक्रीज आउटफ्लो एंड रिडक्शन इन IOP, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्लोकोमा डिजीज में,
कि हमारा जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो अगर नहीं हो पाएगा तो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये आई पे यही इफेक्ट डाल रही हैं कि इंक्रीज कर रही हैं आउटफ्लो को, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्राओकुलर टेंशन डिक्रीज हो रहा है। नाउ अब इनके एसिटिल कोलिन के एक्शन निकोटिनिक पे देखते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आर स्टिमुलेटेड। जाहिर सी बात है निकोटिनिक का एक्शन अपना ऑटोनॉमिक पे शो करेंगी, स्टिमुलेट कर देंगी। इस बात को लाइन को याद रखें कि स्टिमुलेशन कॉज करेंगी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे। आफ्टर एट्रोपिन इंजेक्शन ACH कॉज टैकीकार्डिया एंड राइज इन BP। एट्रोपिन का जब भी हम इंजेक्शन देंगे तो ये ACH जो है वो क्या कॉज करेगा, टैकीकार्डिया और राइज इन BP। टैकीकार्डिया का मतलब ही हो गया कि जो हमारा BP है वो बढ़ जाएगा। स्केलेटल मसल IV इंजेक्शन से देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बस जब हम एंटोफोरेटिक एप्लीकेशन कॉज करेंगे। एंटोफोरेटिक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जब हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जब हम पैचेस लगाएंगे, पैचेस लगा के जो भी इलेक्ट्रिक के थ्रू, वोल्टेज ग्रेडियंट के थ्रू हम ड्रग का वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे स्केलेटल मसल हैं उसमें हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड, CNS डज नॉट पेनिट्रेट BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। दूसरा, लोकल इंजेक्शन इन CNS कॉम्प्लेक्स एक्शन, जो भी लोकल इंजेक्शन अप्लाइड किए जाएंगे उनके जो एक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है। नाउ बेंथाकोल यूजेस, बेंथाकोल ड्रग है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग में, जिसका यूज बताया गया है पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्टपार्टम यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये हम इसमें यूज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद अगर कोई दिक्कत हुई यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, एंड पोस्टपार्टम जो जब भी डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी होना जाने के बाद अगर बच्चे को कुछ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। नाउ pilocarpine, this is also direct acting drug, alkaloid from leaves of Zebrandi, Pilocarpus microphyllus। वहाँ से हमें मिलती है, जबरंडी भी बोलते हैं, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। प्रोमिनेंट मैस्करेनिक एक्शन, मैस्करेनिक एक्शन के लिए ये प्रोमिनेंट होता है। और पिलोकार्पिन का बेसिकली हम यूज़ ग्लाउकोमा में करते हैं, ये हमने ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में भी पढ़ा था। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस करेगा, जिसकी वजह से क्या, इंट्राओकुलर टेंशन को डिक्रीज करेगा। नाउ अब हमने डायरेक्ट एक्टिंग पढ़ लिया, डायरेक्ट एक्टिंग की ड्रग पढ़ ली हमने एसिटिल कोलिन। अब हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग में कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर आर रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एंड इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। जिसमें हम ड्रग्स पढ़ेंगे नेचुरल फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, डिस्टिग्मिन, रिविस्टिग्मिन। ये नेचुरल और सिंथेटिक दो टाइप्स के हैं। फिर उसके बाद रिवर्सिबल में है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, टैबिन, सैरिन, सोमन एंड कार्बामेट एस्टर्स। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कोलिनर्जिक ड्रग्स का। नाउ एसिटिल कोलिन एस्टरेज, एसिटिल कोलिन एस्टरेज मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये हैं ये इनहिबिटर का काम करेंगे, एंटी कोलिनिस्टरेज। ठीक है, ये इनहिबिटर का काम करेंगे। एसिटिल कोलिन जो एंजाइम है, एसिटिल कोलिन को एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं ये एंटी एसिटिल कोलिन एस्टरेज। जैसा कि हम क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि हमने बताया है कि कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स हैं ये इनके फाइटोस्टिग्मिन तो इनहिबिटर है, मींस जो हमारी सिंथेसिस हो रही थी एसिटिल कोलिन की, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा था ये उसको इनहिबिट करेंगे। और इनहिबिट करके ये क्या करेंगे, जो हमारा एसिटिल कोलिन है उसकी ये जो बाइंडिंग हो रही थी ये उसको ज़्यादा देर तक बाइंड होने के लिए प्रोवोक करेंगे, ताकि उनकी बाइंडिंग ज़्यादा देर तक हो और ये डिग्रेडेशन उनका ना हो। देखो लिखा भी हुआ है, नॉर्मली एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हाइड्रोलाइज एसिटिल कोलिन। बेसिक पहले नॉर्मली तो एसिटिल कोलिनेस्टरेज का काम ही होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल कोलिन।
They act by increasing the concentration of ACH at cholinesterase by inhibiting ACHE. एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो एसिटिल कोलिन का कंसंट्रेशन है उसको ये बढ़ाते हैं. Thus they prevent the degradation of ACH into choline and acetate. साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिग्रेडेशन को कम करते हैं ACH का into choline and acetate. ठीक है. Now एंटीकोलिनेस्टरेज रिएक्ट विद द एंजाइम इसेंशियली इन द सेम वे एज एसिटिलकोलिन. ये एंटीकोलिनेस्टरेज जो होते हैं ये बेसिकली ACH की तरह ही काम करते हैं, बस ये उनके डिग्रेडेशन को रोकते हैं. नाउ मूविंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करते हैं, ये एक फिगर ड्रॉ किया गया है. इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है, फिर उनकी बाइंडिंग साइट पे वो बाइंड हो रहा है. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि पूरी प्रोसेस हमारी सेम चलेगी. कहाँ तक? जब एसिटिलकोलिन सिनेप्टिक वेसिकल में पहुँचे कैल्शियम वो सोडियम की मदद से, और कोलिन हमारा अंदर आया, कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर आया, कोलिन और सोडियम अंदर आया. उसके बाद क्या हुआ, एसिटिल कोलिन जो हमारा एसिटाइल एंजाइम है, एसिटिल को एंजाइम है, वो उसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, मिलकर बनाया एसिटाइल कोलिन. फिर ये सिनेप्टिक वेसिकल में आए. सिनेप्टिक वेसिकल में जो CA है उसने ट्रिगर किया, कैल्शियम ने अंदर एंट्री हुई और उसने ट्रिगर किया इनके रिलीज को वेसिकल से. ये वेसिकल से रिलीज हुए तो प्री सिनेप्टिक में जो इनके रिसेप्टर लगे हुए हैं उस पर ये बाइंड हुए, और जो पोस्ट सिनेप्टिक पे रिसेप्टर लगे हुए एसिटाइल कोलिन वहाँ पर बाइंड हुआ. फिर उसके बाद वहाँ से क्या हुआ, आफ्टर दैट फिर एसिटाइल को एंजाइम की वजह से इनका फिर डिग्रेडेशन होने लगा. अब यहीं पर हमें स्टॉप करना है. जो उनका डिग्रेडेशन हो रहा था बाइंडिंग के बाद, इसको रोकने के लिए जिन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी कोलिनस्टरेज या कोलिनस्टरेज इनहिबिटर्स. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिसेप्टर के पास एंटी कोलिनस्टरेज क्रॉस का मार्क लगा है, डोनाजेपिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामाइन, ये सब क्या कर रही हैं, जिस रिसेप्टर पे हमारा एंजाइम बाइंड होके कोलिन और एसीटेट को अलग अलग कर रहा था, उस रिसेप्टर पे ये हमारे को एंजाइम को बाइंड नहीं होने देंगी और खुद बाइंड हो जाएंगी. और खुद बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगी, उनका डिग्रेडेशन नहीं होने देंगी. जब वो बाइंडिंग नहीं होगा तो वो तोड़ेगा ही नहीं एसीटेट और कोलिन को, और जब वो तोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन हमारा वैसे का वैसे रह जाएगा. जब वैसे का वैसे रह जाएगा तो उसकी अधिकता हमारे जो रिसेप्टर्स है वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो उनका एक्शन क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक होगा. ठीक है. अब हम इसको एक तरह ये भी है कि हम उसका जो बाइंडिंग थी डिग्रेडेशन वाली वो रोक दें, तब तो हमें एसिटाइलकोलिन मिल जाएगा, या डायरेक्ट हम रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएं. जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर पे हमारा गैलेंटामाइन आपको दिख रहा है कि बाइंड हो रहा है, डायरेक्ट बाइंड होके उस ACH को वो रिलीज ही नहीं होने देगा. तो जब ACH रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो डिग्रेडेशन होगा ही नहीं, वो रिसेप्टर पे ही रह जाएंगे. ठीक है. अब दो तरीके के होते हैं ये, हम लोगों ने उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा. इसके पहले क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ये दो तरीके के होते हैं. देखिए, कोलिनेस्टरेज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. ठीक है. तो रिवर्सिबल हमने देखा, फिर इरिवर्सिबल देखा. तो रिवर्सिबल वो होते हैं जो थोड़ी देर एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वो वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे. इरिवर्सिबल वो होते हैं मतलब वो रिवर्स नहीं हो पाएंगे, वो अगर बाइंड हो गए तो वो वैसे ही बाइंड रहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए. ठीक है. तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक, और पोस्ट साइनेप्टिक के बाद एंजाइम की वजह से उनका डिग्रेडेशन हो रहा था, उस डिग्रेडेशन को उस एंजाइम की जगह जो हमारे एंटीकोलिनेस्टरेज हैं ये खुद बाइंड हो जाएंगे, और खुद बाइंड होने के बाद डिग्रेडेशन को रोक देंगे. ठीक है. नाउ एक्शन. अब जो हमारे एंटीकोलिनेस्टरेज हैं इनका एक्शन क्या है, तो गैंग्लिया पे ये क्या कॉज करते हैं, स्टिमुलेशन कॉज करेंगे. जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स एक्शन देते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे. ठीक है. मींस हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है. तीसरा स्केलेटल मसल में ये हाई डोज कॉज डीपोलराइजेशन, जो कि वीकनेस और पैरालिसिस को
पैरालिसिस को कॉज करती है। ठीक है, तो हाई डोज की वजह से क्या कॉज होता है, डीपोलराइजेशन कॉज होता है। अदर इफेक्ट्स में स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल, ये स्टिमुलेट करेंगे, मींस स्टिमुलेट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी में भी स्टिमुलेशन करेंगे, मींस कि जो हमारा ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सब कॉज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, जो अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि उसके अस्थमा के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे तो। नेक्स्ट यूरिनरी और रिस्पिरेटरी ट्रैक पे भी ये स्टिमुलेशन का इफेक्ट दिखाएंगे। एंड इन आई ऑल्सो, आईज में भी ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे स्टिमुलेशन का। नाउ एंटीकोलिनेस्टरेज की इंडिविजुअल ड्रग के बारे में देखते हैं, जैसे फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल हैं, ये गैंग्लियन एक्टिंग है, लेस एक्शन इन स्केलेटल मसल। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होती हैं, गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं, और स्केलेटल मसल पे कम एक्शन होता है। नियोस्टिग्मिन लिपिड इनसॉल्युबल होती हैं और स्केलेटल मसल एक्टिंग होती हैं। ये जस्ट फाइसोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन की जस्ट अपोजिट हो गई, वो लिपिड सॉल्युबल नहीं था, ये लिपिड सॉल्युबल हैं और स्केलेटल मसल एक्टिंग भी हैं। नाउ आइज यूजेस के बारे में बात करें कि एंटीकोलिनेस्टरेज का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले आइज में कहाँ हम लोगों ने बात करी थी, ग्लूकोमा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि कौन कौन सी ड्रग हैं। तो आइज में हम करते हैं, और इन बेसिकली एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में पिलोकार्पिन का यूज़ करते हैं हम लोग, जो क्या करता है, जो एक्वस फ्लो है उस पे उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। दूसरा अल्जाइमर डिजीज़ ट्रीटमेंट, अल्जाइमर डिजीज़ हमें पता है कि कोलिनर्जिक रिप्लेसमेंट यूजिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, मींस जो हमारा एसिटिल कोलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्जाइमर डिजीज़ में। तो हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा हमारे पास एसिटिल कोलिन, वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसका अल्जाइमर डिजीज़ में डिफरेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव एंड न्यूरोजेनिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके एक्शन में। नाउ माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि एंटीकोलिनेस्टरेज का काम क्या है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाना। तो एसिटाइल कोलिन हमको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे होता था, क्या होता था कि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की कमी हो जाती थी, इसी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज हो जाता था। पोस्ट ऑपरेटिव डिकोराइजेशन नियोस्टिग्मिन का यूज़ करते हैं, कोबरा बाइट में यूज़ करते हैं, बेलाडोना पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। और एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, नाउजिया, इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, फ्लशिंग, बैडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पॉज्म, ये सब हमने अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी पढ़ा है, सेम वही हमारे एडवर्स इफेक्ट में आ जाएंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीकोलिनेस्टरेज जो भी और रिसेप्टर जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत पूछा जाता है। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे असाइनमेंट बना सकते हैं, और उसको अच्छे से समझने के लिए आप फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।